विनय और मेरी शादी को 4 साल हो चुका था। विनय मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अभी तक हमें कोई बच्चा नहीं हुआ था क्योंकि मैं बाज़ थी। लेकिन मैंने विनय से झूठ बोला था कि डॉक्टर ने कहा है हमें जल्द ही बच्चा हो जाएगा, और विनय ने मेरी बातों का विश्वास कर लिया था। लेकिन मेरे दिल पर एक बोझ सा लग रहा था। मैंने सोचा कि मैं अपने पति विनय से सारी बातें सच सच बता दूंगी कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। पर उससे पहले मुझे ख्याल आया क्यों न इस बारे में अपनी माँ से बात करूं। मैंने मायके माँ को फ़ोन मिलाया और बोली, मम्मी अब मैं अपने पति को धोखे में नहीं रखना चाहती हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो माँ कहने लगी, तुम अपने पति की दूसरी शादी करवा दो। इससे तुम्हारा पति तुम्हारा एहसानमंद रहेगा और तुमको छोड़ने का ख्याल भी उसके मन में नहीं आएगा। यह सुनकर मुझे काफ़ी गुस्सा आया। मैंने सोचा मेरी वजह से मेरे मायके वालों की काफ़ी बदनामी हुई थी, शायद उसी का बदला निकाल रही हैं मेरी मम्मी। मैंने कहा, मम्मी मुझे आपसे इस तरह की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। यह कहकर गुस्से में मैंने फ़ोन काट दिया। शाम में विनय घर आए। उस समय मैं अपने कमरे में बैठी थी। विनय कमरे में आते ही बोले, क्या हुआ रूपा, कमरे में इतना अंधेरा करके बैठी हो? मैंने कहा, जो अंधेरा मेरे ज़िंदगी में है उसका क्या? विनय बोले, क्या अनाप शनाप बोल रही हो? तुम ठीक तो हो? किस चीज़ की कमी है हमारे पास? और मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। तब मैंने विनय को सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, आज मैं डॉक्टर के पास गई थी चेकअप कराने। डॉक्टर ने कहा मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती हूँ। यह सुनकर विनय को चेहरा उतर गया। थोड़ी देर शांत रहने के बाद विनय ने मेरा हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मेरे साथ हो वही मेरे लिए बहुत है। विनय की बात सुनकर मेरा दिल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन कुछ ही दिन में यह बात मेरी सास को पता लग गई। वह बहुत उखड़ी उखड़ी रहती थी। एक दिन पड़ोसन घर में मेरी सास के पास बैठी थी। मेरी सास उससे कह रही थी कि अगर तुम्हारी निगाह में कोई अच्छी लड़की होगी तो बताना, अपने बेटी की दूसरी शादी कराऊंगी। पड़ोसन बोली, तुम्हारी बहू को क्या हुआ? तब मेरी सास बोली, वह बाँझ है, पर हमें तो वंश आगे बढ़ाने चाहिए। यह सुनकर मेरा कलेजा बैठ गया। मैं थर थर काँपने लगी। शाम को विनय जब घर आए तो मैं रो रो कर सारी बातों को बताई। विनय मेरा हाथ पकड़कर अपनी माँ के पास ले गए और बोले, माँ बच्चा मेरे जीवन में कोई मायने नहीं रखता, मेरे लिए सब कुछ रूपा है। इसके अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता, इसलिए कभी भी दूसरी शादी के बारे में बात मत करना। मेरी सास गुस्से से बोली, ऐसा पति पहली बार देख रही हूँ जो बाँझ पत्नी के नखरे उठा रहा है। विनय की बातों से मेरा हौसला बढ़ गया था। थोड़ी देर बाद मैं किचन में चाय बनाने जा रही थी। तभी मेरी सास के कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो अपनी बेटी से फ़ोन पर बात कर रही थी। वह कह रही थी, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा के रहूँगी, तुम एक अच्छी लड़की की तलाश करो। यह सुनकर मेरे ऊपर पहाड़ सा टूट पड़ा। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। मैं बहुत बेचैन थी। तभी मुझे मेरी माँ की याद आई। गुस्सा तो मैं उनसे भी थी क्योंकि वह भी तो मेरी सास की तरह विनय की दूसरी शादी की बात बोल रही थी। फिर भी मैं उनको फ़ोन मिलाई। मम्मी बोली, बेटी तुम कहाँ थी? मैं तुमसे बात करने को तरस रही थी। मुझे लगा मेरी मम्मी भी मेरे लिए तड़प रही हैं। मैं रोते हुए बोली, मम्मी मेरी खुशियों पर ना जाने किसकी नज़र लग गई। जब से पता चला है मैं माँ नहीं बन सकती तब से मैं तिल तिल मर रही हूँ। एक डर मुझे घेरे रहता है। विनय तो बहुत अच्छे पति हैं, वह मुझे बहुत प्यार करते हैं। उनके जैसा पति मिलना बड़ा मुश्किल है। पर मेरी सास मेरे सर पर लटकती तलवार की तरह हैं। वह अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही हैं। विनय अच्छा पति हैं, पर वह भी एक मर्द है। कभी ना कभी उसे भी बच्चे की कमी महसूस होगी तो क्या होगा? मम्मी बोली, बेटी मैं समझ सकती हूँ इस समय तुम पर क्या बीत रही होगी। इसलिए तो मैंने कहा था कि तुम अपनी पसंद की लड़की से विनय की शादी करवा दो। वह लड़की तुमसे हमेशा दबी दबी रहेगी और विनय भी तुम्हारी इज्जत करेगा और तुमको कभी छोड़ने की भी नहीं सोचेगा। मम्मी की बातें सुनकर मैं सोचने लगी, मम्मी ठीक कह रही हैं।
मैं मम्मी से बोली, तुम्हारी नज़र में कोई लड़की होगी तो बताना। अब मैं विनय की दूसरी शादी करवाने को तैयार थी। हालांकि यह मेरे लिए मेरे ऊपर बिजली गिरने के बराबर थी, पर विनय की दूसरी शादी करवाए बिना इस घर में मेरा गुजारा नहीं था। मैं गांव के प्रधान की बेटी थी। 3 भाइयों में इकलौती बहन थी। मेरे भाई मुझ पर जान छिड़कते थे। मैं बहुत खूबसूरत थी। मेरा रिश्ता बचपन में ही मेरे माँ बाप ने तय कर दिया था। जिस लड़के से मेरा रिश्ता तय था उसका नाम मोहन था। वह अनपढ़ था और मैं इंटरमीडिएट की हुई थी, और उस समय गांव में कोई लड़की इंटर तक पढ़ ले यह बहुत बड़ी बात थी। मोहन अनपढ़ के साथ बदतमीज़ था। वह गांव की हर दूसरी लड़की उसके दिल के करीब थी। यह सब करने के बाद मोहन मुझसे प्यार का दम भरता था। मुझे रूपा के बदले राधिका कह के बुलाता था। मैं उससे बहुत नफरत करती थी। वह मुझसे बोलता, राधिका मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा। मैं बोली, तुम्हारे दिल में तो गांव की सभी लड़कियां हैं, तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो वह बोला, राधिका तो सिर्फ मोहन की है और सब तो गोपियां हैं। मोहन एक बार मेले से मेरे लिए चूड़ियां लाया था। मैंने सारी चूड़ियां तोड़ दिया था। पहली बार मोहन के आंखों में मैंने आंसू देखे थे। उसकी आंखों में आंसू देखकर मुझे भी दुख हुआ था। मैं सोच रही थी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके दूसरे दिन ही मैंने मोहन को एक लड़की के साथ घूमते अपनी आंखों से देखी थी। मोहन के प्रति घृणा से मेरा मन भर गया था। इस बारे में जब मम्मी पापा से बोलती तो वे कहते, मोहन में अभी बचपना है, आगे चलकर ठीक हो जाएगा। मेरे भाई ने गांव में हॉस्पिटल खोलने के लिए एप्लीकेशन दिया था। उसी के लिए ज़मीन का परीक्षण हो रहा था। परीक्षण के लिए टीम आई हुई थी। सभी लोगों की रहने और खाने की व्यवस्था पापा ने किया था। कुछ दिनों बाद टीम वापस चली गई, पर उसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम विनय था, वह पापा से कुछ और दिन के लिए बोलकर रुक गया था। उसे गांव की हरियाली, ताज़ी शुद्ध हवा मन को भा गई थी। एक रोज़ अपनी सखियों के साथ मैं घूमने निकली तो अचानक मेरा सामना विनय से हुआ। विनय से नज़र मिलते ही वह मुझे भा गया था। उसने भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। अब विनय मेरी सांसों में बस चुका था। एक दिन मैं विनय से मिलने गई तो वह बोला, मुझे आपका ही इंतज़ार था। विनय ने अपना मोबाइल नंबर दिया और हमारा प्यार परवान चढ़ चुका था। विनय बोला, रूपा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब मैंने अपने मंगेतर मोहन के बारे में बताई तो विनय बोला, जिसके साथ मैं कुछ पल नहीं बिता सकता, तुम पूरी ज़िंदगी उसके साथ कैसे बिताओगी? मैंने कहा, तुम मेरे माता पिता से शादी की बात करो, शायद मेरे माता पिता को मुझ पर दया आ जाए और मान जाए। विनय हामी भर के वापस चला गया और एक दिन विनय अपनी माँ और बहन के साथ मेरे घर आया और पापा से मेरे हाथ मांगा। मेरे पापा ने इनकार कर दिया था। उस दिन मैं बहुत रोई थी। मेरी भाभी और माँ मुझे बहुत समझाई। वह बोली, आदमी जैसा भी हो, औरत चाहे तो उसे सही रास्ते पर ला सकती है। उसके बाद पापा मेरे पास आए और बोले, बेटी मैंने मोहन की माँ को वचन दिया है, इस तरह मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। मैं बस रोए जा रही थी। एक दिन फ़ोन पर विनय से मेरी बात हो रही थी। विनय बोला, मैं तुमको लेने आ रहा हूँ, और मैं विनय के साथ शहर भाग गई। मुझे पता था इससे मेरे घर वालों की बड़ी बदनामी होगी, पर मैं विनय के बगैर नहीं रह सकती थी। विनय मुझसे शादी करके घर ले गया था। जब विनय की माँ को पता चला कि वह मुझे भगा के ले आया है तो वह बोली, बेटा प्रधान जी का मुकाबला हम नहीं कर सकते, मुझे डर है कोई दिक्कत ना आ जाए। विनय काफ़ी पैसे वाले घर का था, पर मेरी सास पुराने ख्यालों वाली थी। उन्होंने मुझे बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था। वह मेरे और विनय के बीच बहुत फूट डालने की कोशिश किया था, पर विनय एक अच्छा पति साबित हुआ। उसने जीवन के हर मोड़ पर मेरा साथ दिया, कभी किसी बात की कमी नहीं होने दिया। मेरे मायके वालों ने कुछ नहीं किया जिससे विनय को कोई नुकसान हो, वरना मेरी ज़िंदगी नरक बन जाती। वैसे नरक तो बन ही चुकी थी जब मुझे पता चला मैं बाज हूँ। अब मैं अपने पति की दूसरी शादी कराने को तैयार थी। एक दिन अपने पड़ोस की एक औरत को कुछ पैसे का लालच देकर एक गरीब लड़की ढूंढने को बोली, जिससे मैं विनय की शादी करवा सकूं। औरत ने एक लड़की मुझे दिखाई।
उसे देखकर मैं भौचक्की रह गई। वह किसी अप्सरा से कम नहीं थी, उसके आगे मैं कुछ भी नहीं थी। मैंने सोचा अगर इससे विनय की शादी होगी तो विनय मुझको भूल जाएगा और दूर हो जाएगा। मैंने इनकार कर दिया। तब वह औरत बोली, बेटी यह अनाथ है, यह चाची के साथ रहती है। इसकी चाची भी चाहती हैं किसी तरह इसकी शादी हो जाए। यह तुम्हारी हर बात मानेगी, तुमसे दबकर रहेगी। इसके आगे पीछे कोई नहीं है। उस औरत की बात मुझे ठीक लगी। उसके बाद विनय को समझा बुझाकर विनय और उस लड़की जिसका नाम कोमल था शादी करवा दिया। विनय और कोमल की पहली रात थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। बेचैनी के साथ पूरी रात करवटें बदल कर बिता दी। सुबह हुई, दोपहर हो गई, पर विनय कमरे से बाहर नहीं आया। कोमल बाहर आई तो मैंने पूछा, विनय कहाँ है? तो वह बोली, सो रहे हैं। मैंने कहा, तुमने उठाया नहीं? तो बोली, मेरा कोई अधिकार नहीं है। इस तरह 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन विनय कमरे से बाहर आए ही नहीं। मैंने कोमल से फिर पूछा तो बोली, अभी सो रहे हैं। उसने शर्माते हुए कहा, रात में ज़्यादा थक जाते हैं, इसलिए अभी तक सो रहे हैं। मैं किचन की तरफ चाय बनाने के लिए जाने लगी। तभी मेरी सास के कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैं दरवाजे पर रुक गई। तब मुझे पता चला मेरी ननद भी आई हैं और मेरी सास उससे कह रही थी, देखा अपनी माँ का दिमाग, मैंने ऐसी चाल चली कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। रूपा बेचारी को तो यह भी नहीं पता जिस लड़की से उसने शादी कराई है वह हमारी पसंद की है। विनय तो कोमल पर पहले ही फिदा था। यह सब उस लालची औरत के कारण हुआ। फिर मेरी सास बोली, मैं तो रूपा के खाने में बच्चा ना होने वाली दवा मिलाकर देती थी और आज वह पूरी तरह बांझ हो गई है। मेरी सास की एक एक बात मुझ पर पहाड़ सा गिर रही थी। मैं रोते हुए विनय के कमरे की तरफ भागी। मैं उनसे सारी बात बताना चाहती थी। मैं चाहती थी विनय आकर अपनी माँ और बहन की बातों को सुने। मैं जैसे ही विनय के कमरे के दरवाजे पर पहुंची, विनय कोमल से कह रहा था, मैंने ना जाने किस मनहूस घड़ी में फैसला ले लिया था रूपा से शादी करने का, लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रूपा के भाइयों को पता चल चुका था कि रूपा मेरे साथ है। वह फ़ोन करके मुझे धमकाकर बोले, रूपा घर से भागी जरूर है, इसका मतलब यह मत समझना उसके आगे पीछे कोई नहीं है। अगर हमारी बहन को जरा भी तकलीफ हुई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं रूपा के मायके वालों को जानता हूँ, वह बहुत खतरनाक लोग हैं, इसलिए मैं रूपा को छोड़ भी नहीं सकता था। लेकिन मेरी जान कोमल, मेरी माँ को देखो उस लालची औरत से मिलकर रूपा को पागल बनाई और उसी के हाथों तुम्हारी शादी मुझसे करवा दिया। कोमल, मैं तो पहली नज़र में ही तुम पर मर मिटा था। यह सुनकर मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया था। सच में मैं पागल हो रही थी। मैं विनय के कमरे में घुस गई और बोली, विनय तुमको अगर छोड़ना था तो छोड़ देते, मुझको बाज बनाना जरूरी था क्या? विनय हक्का बक्का मेरी तरफ देख रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी उसका राज इतनी जल्दी खुल जाएगा। मैं रोती हुई अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। वह भी मेरे पीछे आया और दरवाज़ा खटखटाता रहा। उसी रात विनय और उसका घर मैं छोड़ आई। अब मैं अनाथ आश्रम में रहती हूँ। अपनी माँ से कभी कभी फ़ोन पर बात कर लेती हूँ। कई बार माँ मुझसे मिलने भी आई। वह मुझे घर ले जाना चाहती थी, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने बाप और भाइयों का सामना कर सकूं। एक दिन गेट का दरवान एक लिफाफा लेकर मेरे पास आया और बोला, एक आदमी ने यह आपको देने के लिए कहा है। लिफाफा लेते ही मुझे विनय का ख्याल आया। मेरे अंदर नफरत का सैलाब उमड़ पड़ा। जी किया यह लिफाफा कूड़े में फेंक दूं। फिर मैंने सोचने लगी, विनय इतना मेहरबान कब से होने लगा? वह तो अपनी कोमल में डूबा होगा। भला वह क्यों गिफ्ट भेजेगा? उसके बाद लिफाफा मैंने खोला। लिफाफा खोलते ही मेरी सांसें टंग गई, क्योंकि उसी तरह की रंग बिरंगी चूड़ियाँ थीं जो कभी मोहन ने मुझको दी थी। मोहन का चेहरा मेरे सामने घूम रहा था।
मैं दौड़कर गेट पर गई और गार्ड से बोली, यह किसने तुम्हें दिया था? गार्ड बोला, वह आदमी तो चला गया, पर जाते जाते उसने बोला, अगर राधिका मैडम इन चूड़ियों को तोड़ दे तो तुम इन टुकड़ों को इकट्ठा करके रख लेना और मुझे दे देना। वह टुकड़े मेरे जीवन भर की पूंजी होगी। यह सुनकर अनायास मेरे मुंह से मोहन निकल पड़ा। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। लोफर मोहन को क्या मैं याद थी? क्या आज भी मोहन मुझसे प्यार करता है? लेकिन अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। मैं चूड़ियों को हाथ में लिए वापस कमरे में आ गई। जब मेरी माँ मुझसे मिलने आई तो मैंने मोहन के बारे में पूछी। मेरी माँ ने मोहन के बारे में जो बताया उसे सुनकर मेरा दिल तड़प गया था। मेरी माँ ने कहा, तुम जब विनय के साथ भाग गई उस दिन मोहन बहुत रोया था। वह पूरे गांव की गलियों में घूम घूम कर रो रहा था और राधिका राधिका कह रहा था। उसका रोना देखकर सभी के आंखों में आंसू थे। उसके बाद मोहन पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी पूरी ज़मीन बेचकर गांव में एक स्कूल खुलवाया। उसे लगता था वह अनपढ़ है, इसलिए तुम उसे छोड़कर चली गई है। वह स्कूल में अच्छे टीचर रखे और गांव के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलवा रहा है। उसने शहर में अपना बिजनेस खड़ा किया जो आज बहुत आगे निकल गया है। आज मोहन के पास बहुत पैसा है, पर वह ज़रूरत भर पैसा रख कर बाकी गरीबों की मदद में लगा देता है। वह ना तो किसी से ज़्यादा बात करता है, ना ही कभी हंसता है, बस अपनी दुनिया में खोया रहता है। बेटी, जब मैं और तुम्हारे पापा मोहन को देखते हैं तो हमें यही लगता है इस हालात की जिम्मेदार हमारी बेटी है। माँ की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मेरा दिल तड़प उठा। मैं एक बार मोहन से मिलना चाहती थी। मैंने अपनी माँ से कहा, मम्मी, मैं एक बार मोहन से मिलना चाहती हूँ। यह सुनकर माँ का चेहरा खिल गया। एक चमक सी उनके चेहरे पर आई। वह बोली, बेटी, अगर तुम चाहो तो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत फिर से कर सकती हो। मोहन आज भी तुम्हारे इंतज़ार में बैठा है। लेकिन मैं अब मोहन लायक कहाँ थी। मैंने विनय को हीरा समझकर पत्थर पर सर मार बैठी थी, जिसका परिणाम मैं आज भोग रही थी। मैंने मोहन के सच्चे प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई। मैं तो मोहन से मिलकर उससे माफ़ी मांगना चाहती थी। मैं उसी दिन माँ के साथ मोहन के घर गई। काफ़ी बड़ा घर था। गार्ड ने गेट खोला और मुझे हॉल में बैठाया। काफ़ी समय बीत गया तो मैंने गार्ड से पूछा तो उसने बताया, मोहन कहीं बाहर गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। मैं गार्ड से पूछकर मोहन के कमरे में चली गई। कमरा कुछ इस तरह सजा था जैसे बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति का था। अचानक मेरी नज़र दीवार पर लगे एक फ्रेम पर पड़ी, जिसमें कांच की चूड़ियों के टुकड़े से राधिका लिखा था। यह वही चूड़ियाँ के टुकड़े थे जिसे मैंने मोहन के देने से तोड़ दिए थे। शायद उसी समय से मोहन मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए तो संभाल कर रखा था। चूड़ियों के टुकड़े को मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे पता ही नहीं चला, ना जाने कब मोहन मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। मोहन की आवाज़ आई, राधिका। मैं पीछे मुड़ी। मोहन मेरे सामने खड़ा था। वह लग ही नहीं रहा था कि यह वही लोफर मोहन है। वह एक सज्जन और पढ़ा लिखा व्यक्ति लग रहा था। मैं दौड़कर मोहन के गले लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोली, मोहन, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मोहन बोला, राधिका, मैंने तुम्हें कभी गलत समझा ही नहीं। गलती तो मेरी थी जो मैं तुम्हारी सोच पर खरा उतरा ही नहीं। राधिका, आज भी मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। यह सुनकर मैं वहाँ से भागकर मम्मी पापा के पास आई। मैंने नहीं चाहती थी कि मोहन की ज़िंदगी में अंधेरा करूं, क्योंकि मैं एक बाँझ थी। मैंने मम्मी का हाथ पकड़ा और अपने घर आ गई। मेरी हालत देखकर मेरे पापा और भाइयों ने मुझे माफ़ कर दिया। उसके दूसरे दिन मोहन हमारे घर आया और बोला, राधिका, मुझे
नहीं पता था मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर है। ईश्वर ने मुझे दोबारा मौका दिया है और तुमने फिर ठुकरा दिया। आज तुम्हारे सामने आखिरी बार आया हूँ। यह चूड़ियाँ हैं, अगर तुमको मेरी मोहब्बत स्वीकार है तो इसे पहनकर बाहर आ जाना, नहीं तो इसे तोड़कर मुझे दे देना। मैं तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। मोहन बेड पर चूड़ियाँ रखकर चला गया। मैंने चूड़ियों को अपने हाथों में पहना और अपना हाथ पीछे किए बाहर आई। मोहन मुझे देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सोचा कि शायद चूड़ियों को तोड़कर लाई है। जब मैंने हाथ आगे किया, वह खुशी से उछल पड़ा और मेरे हाथों को पकड़कर चूम लिया। मैं शर्माकर कमरे में भाग गई। मेरे घर में शादी की तैयारी होने लगी। मेरे भाइयों ने विनय से तलाक के लिए कोर्ट में दिए थे। मेरी तलाक हो गई और धूमधाम से मेरी और मोहन की शादी हुई। मोहन शरारत भरे अंदाज में बोला, मैंने कहा था ना राधिका, सिर्फ मोहन की है। मोहन ने डॉक्टर से बात किया। डॉक्टर ने भरोसा दिया, कुछ समय इलाज करने पर मैं मां बन सकती हूं। मोहन और मेरा जीवन खुशियों से बीत रहा था। करीब 1 साल बाद मोहन और मैं मार्केट गए थे। तभी अचानक विनय मेरे सामने आया। बड़ी ही दयनीय स्थिति थी उसकी। वह बोला, रूपा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरी माँ को लकवा मार दिया है और कोमल किसी की नहीं सुनती, सबको अपने इशारों पर नचाती है। आज तक कोई बच्चा नहीं हुआ। जब मैं डॉक्टर को दिखाया तो बोले, मैं कभी बाप नहीं बन सकता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, शायद तुम्हारे माफ़ करने से कुछ ठीक हो जाए। मैंने कहा, तुम्हारे किए की सज़ा भगवान ने तुम्हें दे दिया है, मेरे माफ़ करने से क्या होता है। यह कहकर मैंने मोहन का हाथ पकड़ी और वहाँ से चली गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जल्द मिलते हैं अगली स्टोरी में। जय हिंद, वंदे मातरम।